बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य की सियासत भी गर्माती जा रही है और इस बार सियासी बहस के केंद्र में है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोट बचाओ यात्रा पर सीधा हमला बोला है। दर्शकों, सिर्फ हमला ही नहीं बोला बल्कि ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्होंने बिहार के राजनीतिक माहौल में ध्रुवीकरण का मुद्दा और तेज कर दिया है। दर्शकों, दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में चुनावी रथ लेकर निकले हैं। उनका कहना है कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से लाखों नाम काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि अब तक करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए जा चुके हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह के मुताबिक कांग्रेस खुद 79 लाख वोटरों के नाम हटवाने की मांग कर चुकी है और ये नाम किसके हैं? उनका दावा है कि इनमें बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं की है। तो वही दूसरी तरफ गिरिराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में गिरिराज सिंह ने साफ कहा है कि कांग्रेस का असली मकसद हिंदू वोटों को कमजोर करना है। यानी सीधा आरोप है कि कांग्रेस 79 लाख हिंदुओं के वोट कटवाना चाहती है और यही कारण है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं में मुस्लिम समाज की बड़ी भागीदारी दिखाई देती है। गिरिराज सिंह का कहना है कि यह सब सुनियोजित ध्रुवीकरण की राजनीति है, लेकिन गिरिराज सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने एक और बयान दिया जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। ये बयान था झटका मीट को लेकर। दर्शकों, गिरिराज सिंह ने कहा कि मीट का मसला सिर्फ खान पान का नहीं बल्कि सनातन परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने समझाया कि हिंदू परंपरा में बलि के समय झटका प्रथा प्रचलित है, जिसमें जानवर को एक ही झटके में मारा जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय का तरीका अलग है जिसमें जानवर को धीरे धीरे काटा जाता है। गिरिराज सिंह ने अपील की कि हिंदू अपने धर्म और परंपरा का पालन करे और सिर्फ झटका मीट ही खाए। मुसलमानों को जो खाना है खाए, लेकिन हिंदू झटका मीट ही अपनाए। ऐसे में दर्शकों, अब इस बयान ने मानो आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि बिहार का चुनावी मौसम वैसे ही गर्म है और अब मीट खाने की परंपरा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई है। बीजेपी समर्थक गिरिराज सिंह की इस दलील को सनातन धर्म और परंपरा की रक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू समाज को अपनी रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहिए। वही विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाकर जनता को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझाना चाहती है। यानी एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दे हैं, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति। और अब गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों और सियासी बहसों में यह मुद्दा और तेज होने वाला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी और उसकी सरकार चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची से नाम कटवा रही है। वही बीजेपी पलटकर कांग्रेस पर ही विदेशी नागरिकों को वोटर बनाने का आरोप जड़ रही है। तो दर्शकों, सवाल ये है, क्या बिहार का चुनावी मैदान विकास और रोजगार के सवालों पर सजेगा या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम बहस पर? इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में जातीय और धार्मिक समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं और अब गिरिराज सिंह का यह बयान इस बात का साफ संकेत देता है कि इस बार भी हिंदू मुस्लिम और आस्था की राजनीति चुनावी एजेंडे में सबसे आगे रहेगी। ऐसे में कुल मिलाकर चुनावी मौसम है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और गरमाने वाली है। फिलहाल दर्शकों, इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपको हर बड़ी अपडेट सबसे तेज। नमस्कार दर्शकों, आज की बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हैरान कर दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि नाम जुड़वाने से ज्यादा नाम हटवाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। तो सुनिए जरा, नाम जोड़ने की बजाय हटवाने की मांग ज्यादा, और यह मांग कोई आम लोग नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की तरफ से आ रही है। अब जरा सोचिए कि जब लोकतंत्र में मतदाता ही असली ताकत है, तो आखिर क्यों राजनीतिक दल वोटर लिस्ट से नाम हटवाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। तो ऐसे में दर्शकों, आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। सोमवार 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से मांग की
कि वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट कॉपी में जिन लोगों का नाम छूट गया है उन्हें आपत्ति दर्ज करवाने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए, और अगर कोई सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर नाम जुड़वाना चाहता है तो उसका दावा खारिज न किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी खड़े हुए, उन्होंने साफ कहा है कि समय सीमा बढ़ाने से चुनावी प्रक्रिया में देरी होगी। ऐसे में दर्शकों, इसके बाद जो उन्होंने कहा उसने कोर्ट का ध्यान खींच लिया। राकेश द्विवेदी ने कहा है कि राजनीतिक दल नाम जुड़वाने से ज्यादा हटवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं और यह साबित करता है कि हमारी प्रक्रिया बिल्कुल सही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कई मामलों में मृत्यु के बाद नाम हटाने का आवेदन है। कई जगह मतदाता खुद आकर कहते हैं कि उनका नाम किसी और इलाके में वोटर लिस्ट में पहले से है, इसलिए यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि राजनीतिक दल खुद नाम हटाने के आवेदन क्यों कर रहे हैं। दर्शकों, बता दें कि सुनवाई के दौरान और भी कई दिलचस्प बहसें हुई। राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया कि 1 सितंबर के बाद अगर कोई आपत्ति या दावा करना चाहता है तो उस पर रोक नहीं है। हाँ, उन दावों पर विचार SIR की फाइनल लिस्ट प्रकाशित होने के बाद होगा। और याद रखिए, बिहार चुनाव में नामांकन दाखिल होने के दिन तक भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ सकते हैं। यानी अगर किसी का नाम अभी छूट गया है तो वह मतदाता से वंचित नहीं होगा। हालांकि इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग आपत्ति दर्ज करते रह सकते हैं। ऐसे में दर्शकों, अब जरा आंकड़े सुन लीजिए जो और भी चौंकाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हैरान हैं कि राजनीतिक दलों की तरफ से नाम जुड़वाने के सिर्फ 100 से 120 आवेदन ही आए। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य बिहार, जहां लाखों नए वोटर हर साल जुड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की दिलचस्पी नाम जोड़ने में नहीं बल्कि हटाने में है। ऐसे में इस सुनवाई में एक और बहस छिड़ी। राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि लोग खुद प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक NGO है ADR, जिसका बिहार से कोई सीधा संबंध नहीं है, वह कह रहा है कि बाढ़ की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि मतदाता प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और किसी को दिक्कत नहीं है। वहीं प्रशांत भूषण ने यह मुद्दा उठाया कि अगर किसी व्यक्ति के फॉर्म में कोई कमी है तो उसे समय पर बताया जाना चाहिए। इस पर द्विवेदी ने जवाब दिया कि हम लोगों को नोटिस भेजकर जानकारी दे रहे हैं कि उनके दस्तावेज में क्या कमी है। ऐसे में सुनवाई के दौरान आधार कार्ड को लेकर भी दर्शकों बहस छिड़ी हुई थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि आधार को एक मान्य दस्तावेज मानकर नाम जुड़वाने की सुविधा मिले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार कार्ड को कानून में जितना दर्जा दिया गया है उससे ज्यादा दर्जा नहीं मिल सकता। प्रशांत भूषण ने कहा है कि हम भी उतना ही दर्जा चाहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो दर्शकों, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में कई अहम बातें सामने आई। राजनीतिक दल क्यों नाम हटवाने में ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, नाम जोड़ने के आवेदन इतने कम क्यों है, और आधार कार्ड का दर्जा आखिर कितना है। ये सब सवाल चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़े हुए हैं। बिहार चुनाव से पहले यह पूरा मामला और भी गरमाने वाला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करते रह सकते हैं और किसी को भी वोट डालने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दर्शकों, ये थी बिहार की वोटर लिस्ट से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट का यह विवाद किस करवट बैठता है। आप देखते रहिए MDR न्यूज। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दर्शकों, आज की बड़ी खबर है बिहार से, जहां राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बयानों ने सियासत को और भी गर्मा दिया है। दोनों नेताओं के दो अलग अलग सभाओं में कही गई बातें अब चर्चा का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी ने पटना से बीजेपी को हाइड्रोजन बम की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को एक साथ आड़े हाथों लिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को पटना में समापन हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। कांग्रेस समर्थक इसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का ऐलान बता रहे हैं, तो वही बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ धमकी की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी आएंगे, मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे। ये कोई नहीं बताएगा कि बिहार के युवाओं को रोजगार कैसा मिलेगा।
बिहार से पलायन कब बंद होगा, बच्चों की पढ़ाई कब सुधरेगी। मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पीके का कहना था कि बिहार की असली समस्या रोजगार, शिक्षा और पलायन है। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय बड़े बड़े नेता सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे रहते हैं। ऐसे में सोमवार को अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी और मधुबनी में जनसभा की। यहाँ उन्होंने जनता से कुछ बड़े वादे किए। उनका पहला वादा था दिसंबर 2025 से बिहार के हर पुरुष और महिला जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी उन्हें 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। तो वही उनका दूसरा वादा था, जब तक सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं जाती तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई निजी स्कूलों में कराई जाएगी। उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। और तीसरा वादा प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। उनके मुताबिक छठ के बाद सीतामढ़ी और बाजपट्टी जैसे इलाकों के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी के लिए अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के 50 लाख युवाओं को राज्य में ही रोजगार देने की गारंटी उन्होंने दी। ऐसे में दर्शकों, राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वाली चेतावनी और प्रशांत किशोर के जनहित वाले वादों ने मिलकर बिहार में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के पास वोट चोरी का पूरा सबूत है और वह बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने लाएंगे। वही बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं। तो वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार बिहार की जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वादे पेंशन, शिक्षा और रोजगार सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला बयान बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचा पाएगा और क्या प्रशांत किशोर वाकई जनता को भरोसा दिला पाएंगे कि उनके वादे सिर्फ चुनावी जुमले नहीं बल्कि आने वाले कल की हकीकत है। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट बदलती नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के नेता है जो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसे नेता है जो स्थानीय मुद्दों, रोजगार, शिक्षा और पलायन पर राजनीति को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दर्शकों इतना ही, लेकिन ये तय है कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाली है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और प्रशांत किशोर के वादे दोनों ही अब सियासत का केंद्र बने रहेंगे। ऐसे में दर्शकों, आप देखते रहिए MDR न्यूज, क्योंकि देश और दुनिया की सारी खबरों की अपडेट आपको यहीं पर सबसे पहले मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मराठा आरक्षण आंदोलन और भी उग्र होता जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समाज की मांग नहीं मानी तो 5 करोड़ से ज्यादा लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी यह अपील की है कि मुंबई में आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बीच मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा है कि जरांगे के नेतृत्व वाला ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रह गया है। कोर्ट ने आंदोलनकारियों पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया और राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर स्थिति से निपटने की क्या ठोस योजना है। हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को मंगलवार यानी 2 सितंबर तक मुंबई की सभी सड़कों को खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि मुंबई में सामान्य स्थिति तुरंत बहाल की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़ न पाए। तो वही दर्शकों, दूसरी तरफ जरांगे ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। सोमवार को अनशन के चौथे दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए पानी पीना बंद कर दिया है। जरांगे ने कहा, मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देना ही होगा। हम इसके लिए गोली खाने को भी तैयार है। उनकी मांग है कि सरकार उपलब्ध रिकॉर्ड्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर तुरंत एक सरकारी आदेश यानी GR जारी करे जिसमें मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत 10% आरक्षण दिया जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि मनोज जरांगे ने अपना ये अनिश्चितकालीन अनशन 29 अगस्त से शुरू किया था और धरना स्थल है दक्षिण मुंबई का आजाद मैदान, जहां हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोग जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को यह कहा था कि वह मराठा समुदाय को कुणबी जाति का दर्जा देने के लिए हैदराबाद गजेटियर को लागू करने संबंधी कानूनी राय ले रही है। लेकिन जरांगे ने सरकार की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी तरह से नहीं मानी जाती, हम पीछे हटने वाले नहीं है।
ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये है कि सरकार इस आंदोलन से कैसे निपटेगी। एक तरफ हाईकोर्ट का दबाव है कि मुंबई की सड़कों को मंगलवार तक खाली कराया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जरांगे और उनका समर्थन कर रहे लाखों प्रदर्शनकारी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जरांगे का साफ कहना है, हम मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे सरकार हम पर गोलियां ही क्यों न चला दे, हम अपने हक से पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे में दर्शकों, इस आंदोलन से राज्य की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें इस पर टिकी हुई है। फडणवीस सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वह कब और कैसे इस समस्या का समाधान निकालेगी। वहीं विपक्ष इस आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल मुंबई की जनता की सुविधा और सुरक्षा का है। जरांगे भले ही अपील कर रहे हो कि आम जनता को परेशानी न हो, लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी ने राजधानी मुंबई की रफ्तार धीमी कर दी है। ट्रैफिक, सुरक्षा और कानून व्यवस्था सब पर बड़ा असर पड़ रहा है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ है मनोज जरांगे और उनका आंदोलन जो हर हाल में मराठा समाज को आरक्षण दिलाना चाहता है, तो दूसरी तरफ है सरकार और हाईकोर्ट का दबाव जो स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2 सितंबर के हाईकोर्ट की डेडलाइन से पहले सरकार और आंदोलनकारी किसी समझौते पर पहुंचते हैं या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़े मुद्दे की हर अपडेट हम आपको यही दिखाएंगे। तो दर्शकों, देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ।